शांति। कहते हैं अनुभवों का खजाना जीवन में सबसे अमूल्य खजाना है, और अगर हम अपने जीवन के सुंदर अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें तो ये अनुभव अनेकों के लिए सुंदर प्रेरणा बन सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस सीरीज़ में, जहां हम आपकी मुलाकात कुछ विशेष व्यक्तित्वों से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक सुंदर लक्ष्य लिए, और न सिर्फ लक्ष्य लिया लेकिन उन लक्ष्य को अपने मुकाम तक भी पहुंचाया। तो आज मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में हम सभी के समक्ष अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय भारती दीदी जी आए हैं। दीदी, आपका मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। विशेष भारती दीदी जी बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं, और पिछले 33 इयर्स से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ आप बिजनेस इंडस्ट्री विंग के गुजरात एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। शिपिंग, एविएशन और टूरिज़्म विंग के आप गुजरात जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, और मणिनगर सब जोन के आप कमेटी मेंबर भी हैं। आपने भारत के साथ साथ यूएस, यूके, चाइना, रशिया, दुबई और कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाकर सेवाएं की हैं। यात्राओं के द्वारा अपनी यात्रा के साथ साथ आपने अनेक लोगों की जीवन यात्रा को भी सफल किया है। तो ऐसे सुंदर और विशेष व्यक्तित्व से आज हम उनके जीवन के सुंदर अनुभव सुनेंगे। तो मैं दीदी जी से सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि दीदी, आपका इस ज्ञान में कैसे आना हुआ? क्योंकि हमने सुना है आप बचपन से ही ज्ञान में हैं, लेकिन कैसे आपकी शुरुआत हुई इस तरफ? 1970 में हमारे पिताजी ज्ञान में चले, तो पिताजी तो रोज़ आते थे सेंटर पे, लेकिन हमें हर संडे को सेंटर पे ले आते थे। लेकिन सेंटर पर हम जब आते थे तो बहनों का वो निस्वार्थ प्यार, सेंटर पे जो अपनापन मिला, स्नेह मिला, तो वो हमको खींचता था बहुत। तो हम हर संडे को पापा के साथ आते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही 1977 में बच्चों के लिए विशेष सेंटर पर प्रोग्राम चलते थे, क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने चिल्ड्रन ईयर्स घोषित किया था। तो माउंट आबू के अंदर भी वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, और हर स्टेट से बच्चे वहाँ गए थे। जाने से पहले सेंटर पर बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। अलग अलग प्रतियोगिता कराई जाती थी, और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि एलोकेशन कंपटीशन है, स्पोर्ट्स है, आदि आदि। तो इस तरह से हम मधुबन जाते थे। ऐसे ही ये सिलसिला हर साल चलता रहा। अच्छा। तो बचपन हमारा सेंटर पर ही बीतने लगा, वैकेशंस। तो जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक कोमल डाली है, हाँ, उसको जिस आधार पर सींचा जाए, अगर आध्यात्मिक संस्कारों से सींचा जाए तो बच्चा बड़ा होकर के उसी दिशा में प्रोग्रेस करता है, उसी दिशा में आगे बढ़ता है। बस ऐसे ही हमारा जीवन भी चला। बहुत सुंदर दीदी, आपने ये अनुभव सुनाया कि ज्ञान में आपका आना कैसे हुआ, और विशेष बचपन का समय जिसे कहते गीली मिट्टी की तरह है। तो बहुत सुंदर आपके संस्कारों को आपने उस अनुसार ढाला। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते समर्पित होने का लक्ष्य आपने कैसे लिया? क्या ऐसी विशेषता आपको अनुभव हुई जो आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया? उस समय की बात है कि जब बाप दादा पर्सनल मुलाकात करते थे। अच्छा। और उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो मैं बाबा को मिलने गई थी, तो बाबा ने एक वरदान दिया था। पहले तो प्रश्न पूछा कि बच्ची तुम मेरी बनोगी ना? तो उस वक्त तो
ये समझ नहीं थी कि ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या है, लेकिन बस इतना था कि बाबा माना भगवान, अगर भगवान कुछ पूछते हैं तो मना नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त तो हमने हाँ कर दी और तुरंत ही बाबा ने एक वरदान दिया कि बच्ची तुम रेडी ब्रह्मा कुमारी हो। अच्छा। परंतु समय के चलते जैसे हमने पढ़ाई की एमकॉम तक, तो तब तक तो ये भूल चुका था कि बाबा से कभी प्रॉमिस भी की थी, बाबा ने ऐसा कभी वरदान भी दिया था। भले लक्ष्य तो शादी करने का नहीं था, बाबा की सेवा करने का ही था, लेकिन ये लक्ष्य पक्का नहीं था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन ही व्यतीत करना है। अच्छा। परंतु इस दौरान करीब मैं एमकॉम पार्ट 1 में थी, तो लौकिक पिताजी से बहुत प्यार था, लेकिन लौकिक पिताजी को 3 अटैक आए थे और 3 अटैक आने के बाद जब हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिली तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, क्योंकि लौकिक फादर से प्यार होने के साथ साथ मैं उनकी अच्छी नर्स भी थी। अच्छा। तो उनकी पूरी देखभाल भी करती थी। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर 1 वीक के अंदर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ, बाईपास सर्जरी, तो यू विल लूज़ योर फादर, ये शब्द कहे। तो उस वक्त तो जैसे मैंने सुना तो मेरे पैर से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि पिताजी से बहुत प्यार था। और 1 वीक के अंदर पूरी तैयारी करना और अपॉइंटमेंट लेना वगैरह, बहुत सारी मुसीबतें आई बीच में। लेकिन उस मुसीबतों को भी पार करते हुए, क्योंकि उस वक्त 1987 की बात है वो, तो ये बाईपास सर्जरी इतना कॉमन भी नहीं था और केवल वेलूर में होता था। और उस वक्त सारे डॉक्टर्स कोई कॉन्फ्रेंसेस में गए थे तो छुट्टी पर थे। अच्छा। तो ऐसे समय पर पता चला कि बॉम्बे में भी अभी अभी उस वक्त राजीव गांधी ने एक डॉक्टर को बुलाया था और नया नया हिंदुजा हॉस्पिटल खुला था कि वहाँ पर भी ये ऑपरेशन होता है। तो कैसे ये बाबा ने मदद की, इन्फॉर्मेशन दी और वहाँ अपॉइंटमेंट लिया और पिताजी का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ। लेकिन उस दौरान जब ऑपरेशन होने वाला था तो हम उस वक्त गुरुद्वारे में रहे हुए थे। तो मैंने बाबा को वहाँ याद किया, क्योंकि मुझे पता था उनका 3 बाईपास सर्जरी होने वाला है और डॉक्टर ने कहा था बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। तो मैं बाबा को याद करने बैठी थी तो बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया। तो साक्षात्कार में क्या कराया, वही बाप दादा का दृश्य दिखाया कि बच्ची तुमने मेरे से प्रॉमिस की थी कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी, तो आपकी प्रॉमिस का क्या हुआ। अच्छा। तो उस वक्त जैसे कि मुझे संकेत दिया और मुझे भी वो कैच हो गया कि मैंने बाबा से प्रॉमिस नहीं की है, इसीलिए ये घटना घटी है। तो मैंने बाबा से उस वक्त ही जैसे एक सौदा कर लिया कि अगर मेरे पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से होगा और सक्सेसफुल होगा तो मैं ज़रूर से अभी ही अपना जीवन समर्पित कर दूंगी और आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। तो ये घटना थी जीवन के अंदर जिसने मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत स्वतंत्र थी, पापा को बिजनेस में हेल्प भी करना। अच्छा। और हर तरह से स्वतंत्रता थी और ब्रह्मा कुमारी जीवन में इतनी स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा मन का बंधन जरूर था, ऐसे तो माँ का भी बंधन था लेकिन मन का बंधन भी जरूर था। लेकिन जो ऑपरेशन हुआ तो माँ का बंधन तो टूट गया, क्योंकि उस वक्त सभी की दृष्टि बदल गई और यही समझने लगे नहीं ये कोई एक अलौकिक व्यक्तित्व है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है और इसके आने से सारी समस्याएं समाप्त होती है। तो उन्होंने इतना रोका तो नहीं, पर फिर भी मैंने अपने मन के बंधन को ऑपरेशन के बाद 2 साल तक सेंटर पे आना और जाना, जो भी बहनें नहीं होती थी उसका रोल प्ले करना, उसकी ड्यूटीज़ निभाना और फिर घर आ जाना, उनकी ड्यूटीज़ निभाना और घर आ जाना, ये सिलसिला चलता रहा। तो जिसने मुझे मनोबल दिया कि नहीं अभी मैं सेंटर पर रहने के लायक हूँ
और मैं रह सकती हूँ। बहुत सुंदर। तो दीदी हम ये भी जानते हैं कि भगवान भी कहते हैं हिम्मत दे बच्चे मत दे खुदा। तो आपने उस कहावत को भी साकार अनुभव किया जीवन में। इस घटना ने आपके जीवन में एक बहुत सुंदर मोड़ लेकर आया, जीवन का परिवर्तन हुआ। तो गुजरात में आप लोटस हाउस सेवा केंद्र के पूरी सेवाओं को संभालते हैं, इतने वर्षों से अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। तो वहाँ की थोड़ी हिस्ट्री या वहाँ की सेवाओं का विस्तार, उसके बारे में आप अपना अनुभव हमें सुनाइए। ये 1989 की बात है, जब मुझे अभी 7 महीना ही हुआ था सेंटर पर रहते हुए। उस वक्त हमारी आदरणीय दादी जान की जो है वो स्वास्थ्य लाभ के लिए सुख शांति भवन, जो हमारा गुजरात का हेडक्वार्टर है जी, वहाँ रुके हुए थे। और उसी वक्त एक लोटस का छोटा सा मकान अच्छा खरीदा था, और वो मकान खरीदा गया था दादी जानकी की प्रेरणा से। क्योंकि उस वक्त बहुत सारे विदेशी आते थे और 1 घंटा दूर तक ट्रैवल करके जाते थे, सिर्फ चाय नाश्ता अच्छा या भोजन के लिए और थोड़ा रेस्ट के लिए। और उसके पश्चात वो माउंट आबू जाते थे, जो कि बहुत दूर था। तो ये छोटा सा मकान उस सुविधा के लिए लिया गया था। ये छोटा सा एक ट्रांजिट प्लेस था, ओके, जिसमें सारे विदेशी आते थे। उनको जो सुविधाएं चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा भोजन चाहिए, स्नान चाहिए, वो आदि करके फिर आगे की अपनी जर्नी शुरू करते थे। तो उस वक्त दादी जानकी स्वास्थ्य लाभ के लिए थी, तो मैं गांधीनगर से कैलाश दीदी के साथ आई हुई थी। और जैसे ही दादी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो उस वक्त सब ढूंढ ही रहे थे कि किस बहन को बिठाया जाए। अच्छा, तो दादी जानकी ने मेरा परिचय लिया और लेते ही कहा कि नहीं, सरला दीदी से रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूँ कि यही बच्ची यहाँ रहे और सेवाएं दे। तो उसी समय दादी ने मुझे अपने पास रखा। दादी वहाँ 1 मास तक थी, तो 1 मास तक दादी ने स्वयं ने मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। वहाँ जो भी दादी को मिलने आते थे, मैं दादी को मिलवाती थी। दादी उनसे जो भी ज्ञान की चर्चा करती थी, तो उनका ट्रांसलेशन मैं करती थी। अच्छा, तो दादी के अंडर में सेवा करते करते दादी ने मुझे तैयार किया लोटस हाउस में रहने के लिए। तो ऐसे छोटे से मकान के अंदर आने वाले बहुत थे, ओके, और मकान बहुत छोटा था, जो पर्याप्त नहीं था उनकी सेवाओं के लिए। हम लोग छोटे से मकान का जो बाहर कॉमन प्लॉट था, उधर डाइनिंग बनाया करते थे। और फिर जब भी दादी आती थी, तो जैसे सबको पता है कि दादी कथा के बगैर भोजन स्वीकार नहीं करती है, तो उस वक्त उनके क्लास के लिए भी अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो मकान के बगल में ही एक दूसरा टेंट भी बांधना पड़ता था। और वहाँ पर दादी क्लास कराती थी, और सारे अहमदाबाद से कुछ गिने चुने VIPs आते थे, क्योंकि सबको तो बुला नहीं सकते थे कि बड़ा क्लास हो जी। तो ये सेवाएं चलती रही। और कई बार तो रात को सोने के लिए भी जगह नहीं होती थी। उस वक्त मुझे दादी ने ये सिखाया कि दूसरों के मकान को कैसे सफल किया जाए और सेवाओं को कैसे करना चाहिए। तो एक बार दादी ने मुझे पूना से लेकर लंदन तक की हिस्ट्री सुनाई, और कैसे दादियों के पास भी जो लोग विदेश में रहते थे, उनके मकान की चाबी रहती थी, और पूना में एक ही घर, एक ही कमरा रहता था, वही किचन, वही लोगों को खिलाना और वही क्लासरूम। तो दादी ने गिट्टी गिट्टी खिलाकर, सभी को प्यार देकर, पालना देकर सभी के मकान कैसे यूज़ किए, वो सारी कहानी मुझे सुनाई, या तो ये आइडियाज़ दिया
तो वो कॉलोनी भी सिंधी कॉलोनी थी। अच्छा। तो वहाँ के 4 मकान, आसपास के 4 मकान हम लोग एकोमोडेशन के लिए यूज़ करते थे। तो ऐसे ही हमने 7 साल तक दूसरों के मकान यूज़ करके विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट मेंटेनेंस, क्योंकि आज खुद का घर होता है तो झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, लेकिन हर रीति से तैयार मकान और वो भी रोज। तो उनके मकान को यूज़ करते हुए, और रात को तो कई बार पैसेंजर के लिए सोने के भी लिए मकान नहीं होते थे, तो हम कंपाउंड के अंदर बहुत सारी कुर्सियां बिछा करके रखते थे। पैसेंजर क्या करते थे, एक कुर्सी पर बैठते थे, दूसरी कुर्सी पर पैर रखते थे और पैर रख करके आराम करते थे, और जैसे ही फ्लाइट का टाइम होता था तो जाते थे। और हम 2-3 बहनें थी, तो वो सोसाइटी के अंदर चक्कर मारा करते थे। अच्छा। क्योंकि पैसेंजर के लिए सोने का नहीं है तो हम कैसे सोएंगे। तो ऐसे चक्कर मारते जब पैसेंजर्स की फ़्लाइट का टाइम हो जाता था, चले जाते थे, तो करीब करीब 2:30-3 बज जाते थे, और उसके बाद सोने को मिलता था। और फिर 2-3 घंटा रेस्ट करके फिर फ्लाइट्स को रिसीव करना सवेरे सवेरे 7 बजे के बाद, और फिर नाश्ता तैयार करना। तो जैसे कि ऑलराउंडर सेवा, हर चीज़ की सेवा, चाहे कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाना, वो भी सेवा, सब कुछ सेवा इतने छोटे से मकान में रह करके बाबा ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया और दूसरों का सफल करना सिखाया। और उसके बाद हमने दादी से रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी तो ये काम पॉसिबल नहीं है। वो उस वक्त हुआ जब पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के प्रोग्राम्स होने लगे और एक साथ 250 गेस्ट आते थे। अच्छा। और वो मकान में रह कर के हम उनको गांधीनगर ले जाया करते थे और वहाँ जा कर के उनको रिफ्रेश करा करके रिफ्रेशमेंट देते थे। तो उसके बाद ये जो मकान है लोटस हाउस, पहला मकान 1997 के अंदर बना, वहाँ हम लोग रहने आए। और उसके बाद 2000 में न्यू लोटस बना और 2015 में अभी डायमंड लोटस बना है। तो अभी पैसेंजर्स के लिए 3 कैंपसेस है, जिसमें ये सारी न केवल विदेश की लेकिन अभी तो देश की भी सभी सेवाएं चलती है, चाहे बीकेज है चाहे नॉन बीकेज है, विंग्स के प्रोग्राम में आते हैं, शिविर्स में आते हैं, वो सब भी वहाँ हॉल्ट करके फिर मधुबन यात्रा पर जाते हैं। बहुत सुंदर दीदी, आपने ये अनुभव सुनाया, कैसे जैसे कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे छोटे सी शुरुआत हुई, लेकिन आज इतनी आत्माओं को आपने एक ऐसा स्थान तैयार किया है जो हज़ारों आत्माएं वहाँ आकर सुख पाती है, और कितनी दुआएं आपके खजाने में जमा हो रही है। तो दीदी, आपने कई सारी दादियों की, कई वरिष्ठ भाई बहनों के संग रहकर सेवाएं भी की है और दादियों की बहुत सुंदर पालना में आप पले हैं। तो विशेष कुछ ऐसे दादियों के संग के अनुभव भी हम सभी के साथ आप शेयर करिए। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रकाशमणि दादी, जो कि अविस्मरणीय है, कभी हम उसको भूल ही नहीं सकते हैं। एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर जिसके अंदर लॉ और लॉ का इतना बैलेंस था। एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते वो हर एक बहनों से परिचित थी, पर्सनल, इवन नाम सहित बुलाती थी। अच्छा। और हर एक की विशेषता को वो जानती थी और हर एक की विशेषता को कार्य में लगा करके उसको आगे बढ़ाती थी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे तो ऐसा कोई कार्य कर लेते थे तो दादी पर्सनल बुला करके इतना प्यार करती थी, इतना गले लगाती थी
जो अभी भी याद आता है तो हिम्मत बढ़ जाती है। और उनकी बाबा के प्रति इतना प्यार और समर्पणमयता और ये भावना कि करन करावन हार करा रहा है। दादी कभी भी ये शब्द यूज नहीं करती थी मैंने किया, दादी ने किया। दादी ऐसे बोलती थी। और दादी का मुझे ये बात इतना पसंद आता था कि दादी कभी कोई बात सुनाती थी ना तो हमेशा दादी कहती थी मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा से मैंने बात की तो बाबा ने मुझे ये कहा बच्ची ऐसे करो। तो जैसे दादी हर काम बाबा की प्रेरणा से करती थी। और ये भी दादी के अंदर देखा, दादी को अगर कोई बताता था दादी ये मकान इतने स्क्वायर फीट का है तो दादी तुरंत बताती थी कि इतने स्क्वायर फीट का है मतलब इतना खर्चा होगा, इतने कमरे बनेंगे। अच्छा। और मतलब हर बात का उनको पता चलता था। तो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ये निशानी है कि हर बात उनको पता थी। और जो भी कोई काम करता था काम करने के बाद दादी उसको प्यार भी देती थी और दादी उनको रिफ्रेशमेंट के लिए पिकनिक भी कराती थी। हाँ। तो उनके पास दोनों बैलेंस थे, किससे काम भी कैसे करवा जाए और उसके अंदर उमंग उत्साह बरकरार रहे, उसका भी दादी ध्यान रखती थी। और मैं दादी जानकी के लिए यही कहूँगी कि जैसे शिव बाबा भाग्य विधाता है, मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से कि दादी भी सबके भविष्य को पहले से ही देख लेती थी कि किनके अंदर क्या विशेषता है। आज नहीं है तो कल वो कौन सी विशेषता आएंगी और ये कौन सा कार्य कर सकेंगे। बिल्कुल उनको देखते ही पता चल जाता था। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे उन्होंने समर्पण कराया तो मुझे नहीं पता था कि वो कैपेसिटी मेरे अंदर है। तो उन्होंने पहले से ही माप लिया था। और कई बार दादी मुझे कहती थी तेरी जन्म पत्री ही मैंने लिखी है। अच्छा। इसीलिए मुझे क्या करना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो दादी गाइड करती थी। बहुत सुंदर। और दादी को सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी कि दादी ने कभी अपना समय वेस्ट नहीं किया है। दादी ने समय को भी सफल किया है, न केवल सबके जीवन को सफल करवाया है और न केवल कईयों की स्थूल संपत्ति को समर्पित करवाया है। उनके अंदर सफल करवाने की आर्ट थी, क्योंकि उनके अंदर पालना के इतने संस्कार थे। एक बार आप उनकी पालना में आ जाओ तो आप इस यज्ञ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। और आपकी भी बाबा के प्रति निश्चय, आपकी भी बाबा के प्रति भावना अटूट बनती जाती। और यहाँ तक भी मैंने दादी को देखा, अगर किसी व्यक्ति ने यज्ञ में सफल किया है और आज उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो व्यक्ति है नहीं, उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों का भी ख्याल रखना वो दादी के अंदर मैंने देखा। और दादी के अंदर साइलेंस का पावर बहुत था। हम लोग कहते तो हैं राजयोग मेडिटेशन से हर बीमारी ठीक होती है, लेकिन दादी को हमने मेडिटेशन के आधार से साइलेंस में जाकर के हर बीमारी को ठीक करते देखा। वो कहती थी कि मुझे अपने शरीर को चलाने भी आता है और चलाती थी भी।
तो ये कला भी दादी के अंदर थी। और दादी की दृढ़ता, नंबर 1 दृढ़ता थी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैंने देखा दादी जो बोलती थी वो होए बिगर रह नहीं सकता था, वो होता ही था। जैसे दादी के मुख से कभी बोल नहीं निकलते थे लेकिन वरदान निकलते थे। मेरे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, मैं तो उस वक्त छोटी थी, यज्ञ के अंदर स्टेटस भी नहीं था, बहुत छोटी थी। तो उस वक्त दादी काफ़ी टाइम लोटस रहती थी, तो उनके फॉरेनर्स के ईमेल आया करते थे, तो मैं उनको ईमेल देने जाती थी। तो दादी हमेशा मुझसे पूछती थी, तो आपने पढ़ा? मैं कहती थी दादी आपका ईमेल है, मैं कैसे पढ़ूंगी? तो दादी कहती थी नहीं आप पढ़ो। तो उस वक्त फॉरेनर्स के ईमेल के अंदर तो इतना फ्रैंकली वो लोग बोलते हैं कि अपनी मन की पोजीशन बताते कि आज मेरे अंदर ये व्यर्थ चला, ये व्यर्थ ख्याल आया। अकेले अकेले फॉरेन के अंदर बहनें सेंटर संभालती है, तो उनके अंदर भी जो भी प्रश्न उठते हैं वो वैसे प्रश्न भी पूछती थी। तो मुझे संकल्प आता था कि इनकी मुझे क्या जरूरत है। परंतु दादी ये जानती थी कि भविष्य के अंदर ये छोटा लोटस रहने वाला नहीं है, ये लोटस बड़ा होने वाला है। और बड़ा होगा तो जैसे जितना बड़ा होता है तो कई प्रॉब्लम्स आते हैं, और ऐसी जगह पर बैठते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस वक्त वो प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करें, तो उस वक्त से दादी जैसे कि एक एक चीज़ सिखा रही हो। ये मुझे अनुभव था दादी का। बहुत सुंदर। और दादी की पालना बहुत ही अलग किस्म की पालना थी। दादी के साथ ट्रैवल करने का काफ़ी बार मौका मिला, तो दादी जैसे कि ज्ञान की भूभू करते रहना, इतने छोटे को भी स्वयं मुरली सुनाना और स्वयं शेयरिंग करना उसके साथ। तो वो संस्कार भी दादी डालती थी कि ज्ञान से कैसे जीवन के अंदर परिकाष्ठा आती है, कैसे हमारा जीवन एक रस बन सकता है, स्थिति एक रस बन सकती है, और ज्ञान में हम सदा चल सकते हैं। ये दादी ने सिखाया। और अगर मैं गुलजार दादी को याद करती हूँ तो जैसे कहते हैं गुलजार दादी के लिए ये तो बाबा वाली दादी है। तो दादी के मुख से कभी भी जो बाप दादा के शब्द वही शब्द सुने। दादी भले कम बोलती थी, ऐसे नहीं है वो जानती नहीं थी, हर स्थिति को हर परिस्थिति को जानती थी, लेकिन जो किसी ने नहीं बोला है और जो वो समस्या का सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन देती थी। जैसे क्रिकेट के अंदर कहते हैं ना, वो 1 या 2 नहीं लगाती थी, हमेशा 6 ही लगाती थी। और दादी इतना प्यार से इतना मीठा बोलती थी, तो उनके आगे चाहे ज्ञानी आए चाहे अज्ञानी आए, मेरा मीठा भाई करके उनको ज्ञान सुनाती थी। अज्ञानी है तो जैसे कि उनको पहले दिन का तो पाठ पक्का करा ही देती थी और बाबा का परिचय तो दे ही देती थी। तो जो दादी से बैठता, उनसे सुनता, उनसे दृष्टि लेता, वो हमेशा के लिए बाबा का बन जाता। इतनी इनोसेंसी दादी के अंदर थी, इतना निर्छल निर्मल पवित्र दादी थी, और इतनी रॉयल्टी, जो भविष्य के संस्कार है हमारे, रॉयल संस्कार, वो एक एक रॉयल्टी दादी के अंदर थी।
इतनी बड़ी उम्र में भी उसका पर्सनल काम वो खुद करती थी 90s तक। कभी दूसरों को काम नहीं सौंपती थी। कभी भी थोड़ा भी ऊंचे आवाज से बोलना ये दादी में कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो लगता है कि बाबा कैसा होगा, दादी को देख करके बाबा कैसा होगा। तो दादी के जीवन से दादी नहीं लेकिन बाबा का जीवन दिखाई देता था। बहुत दिल को छू लेने वाले त्रिमूर्ति दादियों के आपने अनुभव दीदी हमारे साथ शेयर किए, क्योंकि इतना नज़दीक से पालना लेकर जो दादियों से सीखा वो अभी आप अपने जीवन में भी उन बातों को आगे अनुभव के द्वारा बढ़ाते जा रहे। ऐसे ही वरिष्ठ भाइयों के साथ भी आपकी बहुत सेवाओं का कहो या फिर उनके द्वारा भी पालना लेने का समय आपका रहा, तो वो अनुभव कुछ हमारे साथ आप शेयर करिए। विशेष तो हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब का अनुभव, बहुत करीब रहे हम उनके साथ। और भाई साहब के साथ दिल का शेयरिंग था। भाई साहब के जीवन से जो हमने सीखा कि सच्चा योगी जीवन क्या होता है, और योगी मीन्स सादा जीवन, सादगी, बिल्कुल सरलता, और रग तो जैसे बाबा से जुटी हुई है, बाबा से अलग है ही नहीं। और बहुत सारे सिद्धांत जीवन के उनके अंदर थे, जैसे छोटी बहनों को इतना रिस्पेक्ट देना, इतना आदर करना, ना केवल रिस्पेक्ट देना लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन में आते उनके गुणों को बढ़ाना, उनको जीवन में आगे बढ़ाना, ये भाई साहब के अंदर देखा। भाई साहब के अंदर लेखन की जो कला थी, लोग तो कहानियां सुनते हैं कि सवेरे सवेरे उठ करके वो लिखते थे। कई बार उनके साथ प्यार होने के कारण हम लोगों को संकल्प आता था कि भाई साहब जब बाबा के कमरे में हैं तो उस वक्त ही हम बाबा के कमरे में रहें, तो वो वाइब्रेशंस या तो वो जैसे योग करते हैं वो मिले हमको। लेकिन हम सोचते थे 3:30 बजे जाए तो वो उसी दिन 3:30 बजे बाहर जूता पहनते हुए मिलते थे। हम कोशिश करें 3:15 बजे जाए तो उसी दिन वो जल्दी उठ करके जाते थे। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि साथ योग करने का चांस मिले, चाहे कितना भी देर से आए हुए हो। लेकिन इतना जल्दी पता नहीं कब उठते थे, 2 बजे उठते थे, 2:30 बजे उठते थे, कब उठ के बाबा के कमरे में जाते थे। और देखो तो 3:30 भी देखो तो उठ करके कमरे में जाकर लिखना शुरू करते थे। कभी 4 बजे भी लिखना शुरू करते थे। परंतु उनके साथ बिताए हुए दिन मुझे याद आते हैं कि जब वो छोटा सा मकान था, छोटा सा मकान, भाई साहब ऐसे कहते थे कि ये घर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पंछी अपने आशियाना में पहुंच गया। अच्छा। इतना करीब थे, क्योंकि वही ड्राइंग रूम, वही ऑफिस, वही डाइनिंग रूम, सब कुछ वो एक रूम था। तो पहले हम भाई साहब को खिलाते थे, फिर भाई साहब हमेशा कहते थे कि अभी आप भोजन करने बैठो। हम डाइनिंग पे भोजन करने बैठते थे, भाई साहब बाजू में सोफे में बैठ करके हमको क्लास कराया करते थे। अच्छा। तो उनको ये भी ध्यान रहता था कि इन लोगों के पास वो टाइम नहीं है बैठ करके क्लास करें या क्लास सुने। तो भोजन करते करते भी हमको ज्ञान सुनाते थे।
और ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे। मैं विशेष एक अनुभव शेयर करूंगी। एक बार मैं उनके साथ, आँखों का ऑपरेशन था, कैटरेक्ट का, तो उनके साथ गई थी। मैंने उनको कहा, भाई साहब इस उम्र में भी आप अकेले अकेले करते हो, कोई तो साथ होना चाहिए जो आपका ध्यान रखे। तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई कि देखो ब्राह्मणी रखने का नुकसान क्या क्या होता है। अच्छा। कोई मिलने आता है और पर्सनल बातें करते हैं तो उस वक्त वो भी आती है जूस देने, ये करने, बातें सुनते हैं। मतलब इतना प्राइवेसी कि जब कोई बातचीत करता है और विश्वास रख के बात सुनाता है तो वो बात लीक नहीं होनी चाहिए। फिर कहीं हम विदेश के टूर पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो उस वक्त डबल खर्चा होता है, इकोनॉमी नहीं होती। ऐसे तो बहुत सारी बातें सुनाई उन्होंने। तो मतलब जब तक कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं, तब तक खुद के हाथों से करना चाहिए। तो इकोनॉमी जीवन के अंदर क्या होती है, ऐसे भी अनुभव सुनाए जो हमने पढ़े भी हैं। कैसे वो बाबा के पास जाते थे, दादियाँ बैठी रहती थी और बाबा, साकार बाबा दादियों को कहते थे अभी आप बाहर जाओ, मेरा जगदीश बच्चा आया है। तो क्यों? तो क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि थे। जी। ऐसे क्वेश्चन पूछते थे तो ब्रह्मा बाबा भी आंसर नहीं दे पाते थे, तो शिव बाबा की प्रवेशता होती थी। तो भगवान को आना पड़ता था। उनकी बुद्धि, उनका नॉलेज। एक बार उन्होंने अनुभव में सुनाया था, कहीं विदेश के अंदर प्रकाश मणि दादी भाषण कर रही थी। 1 घंटा भाषण किया और उनका ट्रांसलेशन जगदीश भाई को करना था। 1 घंटे के बाद चांस दिया ट्रांसलेशन का, लेकिन भाई साहब ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया। अच्छा। तो लास्ट में किसी ने पूछा, भाई साहब आपने दादी जी का भाषण लिखा था क्या? तो इतने नॉलेजेबल थे, हर फील्ड का उनके पास नॉलेज था। क्योंकि कोई भी ऐसी बात होती थी, हम उनसे पूछते थे ना, तो हर बात का सॉल्यूशन इतना आसानी से देते थे। और भाई साहब को हमने ऐसे भी देखा, अगर 2 बहनें, एक बड़ी है एक छोटी है, वो भाई साहब के पास जाती थी, आंखों में आंसू होते थे और जाती थी, लेकिन जब उनसे मिलके उतरती थी, दोनों बहनें हंसते हुए निकलती थी। तो भाई साहब सॉल्यूशन भी ऐसा देते थे कि हरेक संतुष्ट हो जाता था। बिल्कुल। तो उनको मिलकर के ऐसा फील होता था कि यज्ञ की धरोहर या तो यज्ञ के मुखिया जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, तो ऐसे जगदीश भाई से फीलिंग आती थी। और निर्वैर भाई के लिए हम कहेंगे तो उनसे तो हमेशा शांति का फरिश्ता जैसे चल रहा है। जैसे नाम है निर्वैर, किसी से वैर नहीं, सभी से प्रेम प्यार से बात करना। अगर उनको कुछ सुनाओ भी ना तो बोल देंगे छोड़ दो ना। और हरेक उनके पास जाता, हुज्जत से जाता और दिल खोल करके सुनाता और सदा हल्का कर देते। सदा, जैसे मैं अपना अनुभव सुनाऊं तो वही बात थी कि जब लोटस हाउस था, न्यू लोटस भी था, फिर भी एकोमोडेशन हमारा सिर्फ 70-80 का ही होता था। 70-80 पैसेंजर्स रात को सिंगापुर एयरलाइंस में आ जाते थे और सवेरे जो फ्लाइट आती थी उसमें दूसरे 100 पैसेंजर आने वाले होते थे। तो उनको कन्विंस करना एयरपोर्ट पे जाके, भाई आप सीधा मधुबन जाओ, जगह नहीं है, रोज रिक्वेस्ट करना, उनको नहाना है
थोड़ा रेस्ट करना है वो भी ना मिले। तो जब ये समस्या हमने भाई साहब को सुनाई तो भाई साहब खुद मुझे बोले चलो आज ही चलते हैं, आज ही चलते हैं। यहाँ का कोई भी एस्टेट ब्रोकर हो उसके पास चल के हम लोग देखते हैं। तो स्वयं चले और नया बिल्डिंग बन रहा था, उसके ऑफिस में गए, उनसे बातचीत की और उनका पूरा एक ब्लॉक ले लिया। अच्छा। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा। हाँ, हम ढूंढे और फिर बताए प्रॉपर्टी और फिर मदद करें जी, लेकिन वो स्वयं चल करके हेल्प करे, इतना सपोर्ट तो वो भाई साहब से ही मिलता है। तो आज भी यज्ञ के अंदर अगर हम जाते हैं उनके पास तो सभी को सांत्वना तो जरूर मिलती है और दिल भी खाली हो जाता है। और पेशेंट के लिए उसका दर्द समझना, उसको गाइडलाइंस देना, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना, उसको मदद करना, और जहाँ कहीं पर भी मकान बनते हो, चाहे मधुबन हो चाहे बाबा का कोई भी घर हो, हर जगह उनको हेल्प करते हुए देखा। जो उनके अंदर बाबा ने विशेषता भरी है, उन्होंने वो विशेषता बाबा के बेहद कार्य में लगाई है। बिल्कुल। और रमेश भाई, बाबा ने हर रतन को एक जौहरी की तरह चुन चुन करके यज्ञ के अंदर रखा है। तो रमेश भाई की भी विशेषता है काम में बिल्कुल एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं तो उनके साथ रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। जो लोग कहते इतना स्ट्रिक्ट थे, हमें कभी भी नहीं लगा स्ट्रिक्ट थे। अगर काम में एक्यूरेसी है, उनको जो चाहिए वो दे दो। क्योंकि कई बार हमारी ऑफिस में आते थे, बैठते थे तो अच्छे जोक्स भी सुनाते थे, हम भी उनको जोक्स सुनाते थे। तो फ्रेंडली भी थे। यज्ञ के हिसाब से कारोबार के अंदर, और वो भी फाइनेंशियल कारोबार के अंदर स्ट्रिक्ट रहना, और वही कारण है आज एक बहन अनपढ़ होते हुए भी एक ग्रेजुएट जो काम करते हैं, एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट काम कर सकता है, ऐसे हर बहन को उन्होंने बनाया है और यज्ञ को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा है। और आज वही कारण है कि यज्ञ इतना आगे है, क्योंकि जिस ट्रस्ट का, जिस संस्था का फाइनेंशियल मैटर्स इतना ट्रांसपेरेंट और इतना अच्छा होता है, वो संस्था जरूर प्रगति करती है। वो रमेश भाई की विशेषता रही। बिल्कुल। और उन्होंने ये यज्ञ के अंदर बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज की। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा सिखाते थे कि जो भी बीकेज हैं, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, यज्ञ के अंदर अगर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो कैसे बाबा को समर्पित करना। और वो कहते थे तो उन्होंने जीवन के अंदर खुद किया था। चाहे उषा बहन थी, उनकी प्रॉपर्टी अलग, चाहे उनकी सिस्टर थी, उनकी प्रॉपर्टी अलग, और चाहे उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी प्रॉपर्टी भी पूरी यज्ञ के अंदर समर्पित की, बाबा की सेवाओं में लगाई। तो ये तो संसार के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि संसार में रहते हुए भी कि कैसे पूरे ट्रस्टी रहे। ये तो सिर्फ वरिष्ठों का अनुभव सुनाया, लेकिन यज्ञ के अंदर ऐसे बहुत सारे रतन हैं जिन्हों के कांटेक्ट में हम आए और जिन्हों से हमने बहुत बहुत सीखा। हर एक बाबा के फूल के अंदर अपनी खुशबू है, तो बाबा ने ऐसे स्थान पर रखा जो हर एक की खुशबू
या हर एक के साथ संपर्क में आके उनका अनुभव प्राप्त करने का बाबा ने हमको मौका दिया। तो ये एक मैं कहूँगी कि विशेष स्थान है जहाँ पर रह कर के हम अपने जीवन को एक गुणों का गुलदस्ता बना सकते हैं। बस जीवन का यही मकसद है, यही ध्येय है कि जो भी जिससे सीखा है, बड़ों से छोटों से, वो जीवन के अंदर लाना और उन गुणों के आधार से बाबा की सेवा करना। आज के ये जो अनुभव हमने सुने, सुनते सुनते ऐसे लग रहा था जैसे वो दृश्य भी हमारे सामने इमर्ज हो रहे हैं। इतना सुंदर प्रैक्टिकल जीवन का दीदी आपने सभी के साथ अपना अनुभव शेयर किया। हमारे सभी दर्शकों ने भी ज़रूर इन अनुभवों को सुनकर अपने जीवन में भी कुछ सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त की होगी। तो ज़रूर आप सभी को भी आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक बार फिर से आदरणीय भारती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समक्ष यहाँ मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में आने के लिए। दीदी आपको बहुत बहुत थैंक्स। और आगे भी ऐसे ही अनुभवों का ख़जाना हम आप सभी से शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप शांति सरोवर हैदराबाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले प्रोग्राम्स का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।